हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, यूपी लेखपाल और इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, तो इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली जॉयराइड ट्रेन किन दो जिलों के बीच चलाई गई? तो ये जो ट्रेन है ये लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच चलाई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली जॉयराइड ट्रेन होगी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की PDF अगर आपको बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको दिसंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो WhatsApp नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया? तो ये बनाया है चीन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नौदिरबेक अब्दुसत्तरूब ने। अगला क्वेश्चन है, किस साइंस लेबोरेटरी ने स्कोच पुरस्कार 2021 जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर पाटिल का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। और यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जल्लीकट्टू जो उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु का एक प्रमुख उत्सव है जल्लीकट्टू। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से वर्तमान में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश इससे पहले तीसरे नंबर पर था। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसी न किसी पर्यटन स्थल को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा रहा है और प्रदेश में 700 से अधिक पर्यटन स्थलों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है ये पर्यटन के मामले में अगर देखा जाए तो देश में पहले स्थान पर है। और इससे पहले जो उत्तर प्रदेश है ये तीसरे नंबर पर था। यानी 2021 का जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार ये आंकड़े निकल के आए कि जो उत्तर प्रदेश है ये पर्यटन के मामले में पहले स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी के लखनऊ कानपुर में मेट्रो रेल शुरू होने के बाद अब आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। मेट्रो रेल में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड संचालन से ऊर्जा की बचत होगी
और कानपुर मेट्रो को मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए कि मेट्रो की लंबाई कितनी हो गई है, तो 90 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई हो चुकी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश में सबसे ज़्यादा मेट्रो का संचालन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश ये सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश में जो कुल लंबाई है मेट्रो की वो कितनी हो चुकी है, तो 90 किलोमीटर से अधिक मेट्रो रेल की लंबाई हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने रसोइयों के मानदेय में प्रति माह कितने रुपए की बढ़ोतरी की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोइयों के मानदेय में प्रति माह यानी हर महीने 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। और इसके अलावा रसोइयों को आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया गया। रसोइयों का मानदेय से पहले 1500 रुपए प्रति माह था और अब इसे 500 रुपए बढ़ा दिया गया है, तो इनका जो मानदेय है वो 2000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। और दोस्तों इससे पहले रसोइयों को जो मानदेय वो 1000 रुपए दिया जाता था, तो उसके बाद किया गया 1500 और अब कर दिया गया है 2000 रुपए प्रति माह। और दोस्तों ये जो रसोइया हैं ये कौन से रसोइया हैं, तो जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में जो रसोइया होते हैं, तो उन रसोइयों की यहाँ पर बात की जा रही है, जो उनका मानदेय है वो 2000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है। दोस्तों 2022 की अगर थीम देखी जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या रही, तो यह सब दिमाग में है, यानी इट्स ऑल इन द माइंड। ये 2022 की थीम है राष्ट्रीय युवा दिवस की। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया था। और ये पहली बार कब मनाया गया, तो 12 जनवरी 1985 को ये पहली बार मनाया गया था। और दोस्तों विवेकानंद के बारे में अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 12 जनवरी कब हुआ था जन्म, अगर इनका देखें स्वामी विवेकानंद का, तो 12 जनवरी 1863 में, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये जो स्वामी विवेकानंद थे ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस। और दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 4 जुलाई इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 4 जुलाई 1902 को, 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, तो बेलूर मठ बंगाल रियासत में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि अभी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो बेलूर है वो। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा नारा दिया था, तो उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। तो ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दे दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। रेल मंत्रालय ने हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले में बने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या होगा, तो EKNR ये इसका स्टेशन कोड होगा। और स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड क्या है, तो ये यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल कोड है 08224620। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला गया है और अब उसे एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा।
और दोस्तों ये वही केवड़िया है जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जो केवड़िया है ये गुजरात के नर्मदा जिले में पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी इसका नाम बदला गया है स्टेशन का, एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर बेस सहित देखा जाए तो बेस सहित इसकी ऊंचाई कितनी है, 240 मीटर इसकी ऊंचाई है बेस सहित। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से कब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को 4 साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे उनके साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शहादत प्राप्त की थी। यह घोषणा 9 जनवरी 2022 को की गई है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व या सिखों के 10वें गुरु और खालसा समुदाय के संस्थापक की जयंती होती है। यानी उस जयंती के अवसर पर इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई 9 जनवरी 2022 को। अब दोस्तों ये जो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, 4 साहिबजादे, तो इनके बारे में अगर थोड़ा देखें कि इसका इतिहास क्या है कि किस तरह की शहादत जो है दी गई थी, तो दोस्तों 26 दिसंबर वह दिन है जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र थे, ये छोटे पुत्रों की जोड़ी थी जिनकी एज थी उस टाइम पे 6 साल और 9 साल। तो इतनी छोटी उम्र में इन्हें एक दीवार में जिंदा सील कर दिया गया था। और जो साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी, जो कि इनके बड़े पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो इनकी एज थी 18 साल और 14 साल। तो इतनी छोटी उम्र में चमकौर साहिब में दुश्मन से लड़ते हुए 21 दिसंबर 1705 को शहादत इन्होंने प्राप्त की थी लड़ते हुए। तो इसी वजह से जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे उनकी शहादत को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा। कब? तो आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल ने। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है राफेल नडाल, जिन्होंने 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। विश्व के 6ठे नंबर के राफेल नडाल ने 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। नडाल ने अमेरिकी क्वालिफायर मैक्सिम क्रेसी को 7-6, 6 और 6-3 से हरा करके अपना 89वां करियर एटीपी खिताब हासिल किया। महिला एकल में अगर देखा जाए तो सिमोना हालेप ने रूस की वेरोनिका कुदेरमेटोवा को 6-2, 6-3 से हरा करके करियर का 23वां WTA खिताब जीता। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व के 6ठे नंबर के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीत लिया है। वहीं महिला एकल में भी आपको ध्यान रखना है कि सिमोना हालेप ने 2022 का मेलबर्न समरसेट 1 महिला एकल में जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में एलन गोसलिंग के 79 वर्षीय व्यक्ति बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया। यूके में एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया। ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है जो पक्षियों के वायरस के कारण होता है। और दोस्तों ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये एक जोखिम वाला और अत्यधिक रोगजनक इन्फ्लुएंजा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन अभी जो है मानव में पहला केस पाया गया है। कहां पर? तो यूनाइटेड किंगडम में ये पहला मामला पाया गया है H5N1 स्ट्रेन का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति सिडनी पोइटियर का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1964 का। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे 1964 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति सिडनी पोइटियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 1964 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले
बहामियन अमेरिकी अभिनेता सिडनी पोइटियर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1963 में पोइटियर ने एरिजोना लिली ऑफ द फील्ड में एक फिल्म बनाई थी और इसी फिल्म की वजह से इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार दिया गया था और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले अश्वेत विजेता बन गए। उन्हें उनके काम के लिए राष्ट्रपति ओबामा द्वारा साल 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता से सम्मानित किया गया था। सिडनी पोइटियर ने 1950 में रिलीज नो वे आउट में अपनी सफल फिल्म भूमिका से पहले 1940 के दशक में थिएटर में एक अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया था। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि 1964 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता थे सिडनी पोइटियर, तो इनका हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और यहाँ पर दोस्तों ये जो एरिजोना है ये है क्या, तो एरिजोना ये अमेरिका का एक राज्य है एरिजोना, और ये इनकी मूवी थी लिली ऑफ द फील्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई और इसी वजह से इन्हें मुख्य अभिनय का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉसोंग और इसे नामसूंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया गया, तो ये मनाया गया है सिक्किम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। लॉसोंग यानी नामसूंग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लॉसोंग उत्सव मनाया जाता है जो कि फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। और दोस्तों सिक्किम की जनजाति है भूटिया, तो इसका जो पारंपरिक त्यौहार है लोसोंग, ये उत्सव जो है लेपोचा जनजाति के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले नमोसों त्योहार की तरह ही समान उत्सव के साथ साथ मनाया जाता है। यानी जो जनजाति है लेपोचा, इस जनजाति के द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा, नमोसों त्यौहार। तो उसी के तरह का ये भी त्यौहार होता है, कौन सा, लोसांग, जो कि भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो लोसांग त्यौहार है, जो उत्सव है, ये केवल सिक्किम में नहीं, इसके बाहर भी ये नेपाल और भूटान में मनाया जाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लोसांग त्यौहार है, जो उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। भारत में अगर बात की जाए तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो भूटिया जनजाति जो है इस त्यौहार को मनाती है, जो कि फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और मुख्य रूप से ये 4 दिनों तक जारी रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की बात है, तो ये है मैप में सिक्किम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्किम की कैपिटल क्या है, तो गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है, एक यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या और एक यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अब दोस्तों सिक्किम से संबंधित क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। यानी पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम होगा, जिसकी रैंक कितनी है, तो 28वें नंबर पर ये आता है पॉपुलेशन वाइज। वहीं अगर एरिया वाइज देखा जाए तो जो सिक्किम है उसकी रैंकिंग कितनी है, तो ये 27 नंबर पर है। यानी एरिया वाइज जो इसकी रैंकिंग है वो है 27वें नंबर पर। मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा दूसरा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए कि एरिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गोवा है, कौन सा राज्य है, गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, तो राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 13 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा के पास कितने गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 4 गाँवों को, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहां पर रखी। ऑप्शन नंबर ए है बस्ती, बी है जौनपुर, सी है गोरखपुर और डी है लखनऊ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।